राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का एमसीक्यू क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक था। उसके आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ आपको लिखने वाले टॉपिक्स दिया गया है कि आपको आंसर जो है कुछ बताना है लिखकर, जिसमें इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन 31 का दिया हुआ है कि ऐसी दो दशाएं बताइए जिससे साझेदारों के पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है, यानी गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। यानी फिक्स्ड कैपिटल, यानी कैपिटल आपको पता है दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा ऐसा दो दशाएं हैं, यानी कौन सा ऐसे दो कंडीशंस हैं जिसमें फिक्स्ड कैपिटल जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चेंज कैसे होता है, तो इसके लिए आपको आंसर्स लिख के रखें, आपको समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि ऐसा दो कंडीशंस बताइए जिसमें जो कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल था वो चेंज हो सकता है। तो जब एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो, यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो तो क्या होता है, जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं होके चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज परमानेंटली विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी कुछ हिस्सा कैपिटल का अगर हमेशा के स्थायी रूप से अगर आप निकाल लेते हैं पार्टनर्स के द्वारा, तो भी वहाँ पर जो कैपिटल फिक्स नहीं रह के वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, तो आप लिख दीजिएगा इसको, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और व्हेन अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज परमानेंटली विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, हिंदी में यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो। ठीक है, पहला पॉइंट है आप यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो तो क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा पॉइंट है कि यदि साझेदार द्वारा पूंजी का कोई भाग स्थायी रूप से वापस ले लिया गया हो। ठीक है ना, ये दो पॉइंट आप जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जैसा आपको पूछा गया है इसमें कि ऐसी दो दशाएं बताइए जिसमें साझेदार की पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का दो पॉइंट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। ठीक है ना, तो गेनिंग, एक आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो पढ़े थे और एक गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी सेक्रीफाइस कैसे होता था कि अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप में अगर ए बी अगर दो पार्टनर है और सी को अगर एडमिशन दिया जाता है, तो पहले जो ए और बी का लाभ अनुपात था उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है सी के एडमिशन लेने पर, क्योंकि सी को कुछ प्रॉफिट हिस्सा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, यानी गेनिंग रेशियो क्या है। तो गेनिंग रेशियो का मतलब समझते हैं, वेन एवर as a result of change in profit sharing ratio the existing partner getting more share of profit from the other partners, that is called gaining ratio। यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो पहले से ही पार्टनर हैं, उन लोगों को क्या होता है, ज़्यादा हिस्सा मिलता है। ठीक है ना, ज़्यादा हिस्सा मिलता है अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है। जैसे मान लीजिए पहले का जो रेशियो है वो चेंज करके दूसरे जो रेशियो होंगे वो अगर अब जो चेंज होता है तो या तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहता है फ्रॉम अदर पार्टनर, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसके वजह से वर्तमान साझेदार अन्य साझेदार से लाभ का कुछ हिस्सा अधिक प्राप्त करते हैं। लाभ का कुछ हिस्सा अधिक प्राप्त करते हैं तो उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग जैसे मान लीजिए कि जो रेशियो है आपका
वो पहले आपका था, किसी को गेन भी हो सकता है, किसी को सेक्रीफाइस भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर है और नए और अन्य पार्टनर की अपेक्षा अगर रेशियो में अगर चेंजेस होता है तो उसके वजह से आपको क्या होता है कि गेनिंग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी अगर पार्टनर है और उसमें से अगर सी रिटायर हो जाता है तो उसका जो हिस्सा है वो ए और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर कंडीशन के हिसाब से जो रिटायर हो रहा है सी वो ए को भी अपना शेयर बेच सकता है या बी को भी अपना शेयर बेच सकता है अगर सी वहाँ पर रिटायर होता है। अगर डेथ होता है ए बी, अगर सी पार्टनर है, अगर सी का डेथ हो जाता है तो वो हिस्सा जो है वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो जिसको हम लोग गेनिंग बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। ऐसा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से आप इसको लिखेंगे, वेन एवर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेटिंग मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर्स दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसके वजह से वर्तमान साझेदार अन्य साझेदार से लाभ का कुछ हिस्सा अधिक प्राप्त करते हैं तो उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इसका, गेनिंग रेशियो का। जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी सी पहले उनका ओल्ड रेशियो जो था वो था 2:3:4 था। ठीक है, 2:3:4 था। ठीक है, अब उनका रेशियो जो है वो हो गया 3:2:2। तो 2 और 3 5 5 4 9, यानी ये आ गया 2/9, ये आ गया 3/9 और ये आ गया 4/9। 3 2 5 2 7, ये 3/7, ये 2/7 और ये 2/7। ठीक है, तो या तो सेक्रीफाइसिंग होगा या गेनिंग रेशियो होगा। तो ये 2/9 का मतलब हो गया इसका 9 दूनी 18, यानी लगभग 22 पैसा ए को मिलता है। और 3/7 का मतलब हो गया 7 चौके 28, 7 दूनी 14। अब इसको मिलता है 42 पैसा। जैसे 3/9 या 3 यानी 33 पैसा मिलता है इसको। और 2/7 का मतलब हो गया 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो अब इसको मिलता है 28 पैसा। 4/9 अगर लिखते हैं 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी लगभग 44 पैसा मिलता है। और 2/7 का मतलब वही 28 पैसा मिलता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर पहले ए को 22 पैसा मिलता था लेकिन अब ए को 42 पैसा मिलता है। पहले बी को 33 पैसा मिलता था, अब उसको 28 पैसा मिलता है। सी को 44 पैसा मिलता था, एक को 28 पैसा। तो यानी ए बी सी पहले पुराने पार्टनर थे, नया रेशियो में अगर चेंजेस हुआ तो 2 को सेक्रीफाइस हुआ तो 1 को गेन हुआ। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि पूरा अगर लाभ अनुपात में अगर चेंजेस होता है तो उसके वजह से भी किसी को गेन या सेक्रीफाइस हो सकता है। और एक एग्जांपल अगर हम लोग समझते हैं, ए बी सी उन लोगों का रेशियो था 2:3:4। अगर इसमें सी रिटायर हो जाता है तो सी का जो हिस्सा है यानी 3 2 5 4 9 यानी 4/9 जो हिस्सा है, या तो वो ए परचेस कर सकता है या फिर बी परचेस कर सकता है, या दोनों को वो कुछ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ऐसे भी आपको ए और बी को गेन हो जाता है। ठीक है, और अगर डेथ का कंडीशन में बात करें, अगर सी का डेथ हो जाता है तो ए और बी को ही गेन होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि नए साझेदार के प्रवेश का एक कारण लिखो, यानी गिव वन रीज़न टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर को प्रवेश देने का एक रीज़न बताना, एक कारण बताना है। तो पहला जो है जैसे लिख के बताएं आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इज़ व्हेन मोर कैपिटल इज़ नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी
जब हम लोग को बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा जो कैपिटल चाहिए होता है वो अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे हम लोग कैपिटल लेकर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न वही होता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल का ज़रूरत होता है और कैपिटल का ज़रूरत कोई नया पार्टनर ही दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था। हिंदी में लिखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कारण एक नए साझेदार की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। यानी सबसे ज़्यादा पूंजी की जब आवश्यकता होती है तो एक नए पार्टनर के आने से वो पूंजी मिल जाती है और बिजनेस को बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसमें लिखा हुआ है कि क्या मृत साझेदार के प्रतिनिधि फर्म के बाद वाले लाभ में हिस्सा मांग सकते हैं, यानी कैन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर क्लेम शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसका दो आंसर हो सकता है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम। पहला यस, यानी जो है डिजीज्ड पार्टनर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉफिट में हिस्सा मांग सकते हैं। कब? देखिए यस तब लिखे इफ़ डिजीज्ड पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ अमाउंट नॉट क्लियर अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी जब डेथ हुआ था उस समय तक पूरा क्लियर नहीं किया गया है जो भी अमाउंट या सेटलमेंट उनको देना था, अगर नहीं देते हैं तो तब तक उनको अमाउंट मिलता रहेगा जब तक वो पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता है। और दूसरा में है कि नो इफ़ सेटलमेंट ऑफ अमाउंट क्लियर, अगर आप अमाउंट जो है वो क्लियर कर देते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा आप रीज़न दे सकते हैं कि हाँ मिल सकता है, अगर पूरी तरह से अगर क्लियर नहीं किया गया, नॉट क्लियर जो है वो अगर लिखा रहता है या अमाउंट अगर नहीं पूरा पे किया गया है तब आप का आंसर येस होगा, और अगर आप सेटलमेंट पूरा कर चुके हैं तो नहीं होगा। तो इसको हिंदी में लिखेंगे हाँ, यदि मृत साझेदार के प्रतिनिधि को भुगतान या राशि का निपटारा नहीं हुआ है तो यह हो सकता है, और नहीं तब लिखेंगे यदि राशि का निपटारा पूरी तरह से कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों को निम्नतम संख्या क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो दो तरह के कंपनी जो मेन है यहाँ पर, एक सार्वजनिक कंपनी है और एक निजी कंपनी है। तो सार्वजनिक कंपनी में यहाँ पर आपको पूछा है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो है 7, और अधिकतम अगर पूछ लेता तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितने भी हो सकते हैं वो शेयर के हिसाब से, जितने शेयर खरीदते हैं उतने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, असीमित हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपको निजी कंपनी का पूछ देता कि निजी कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? 2 है, और अधिकतम क्या है? 200 हो सकती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। तो एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 है, यानी मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, समपार्श्विक सहायक प्रतिभूति क्या है? व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो चलिए इसके बारे में भी आपको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी संपार्श्विक सहायक प्रतिभूति के बारे में अगर बात करें तो कोलेटरल सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो आप एडिशनल सिक्योरिटी रखते हैं, जो आप लोन लेते हैं कहीं से भी या बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, जो एडिशनल सिक्योरिटी रखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करती है तो उसके बदले में
प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है जिसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इसका, तो जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे बैंक से आपको पैसा का ज़रूरत है, तो बैंक से आपने लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिए मान लीजिए 50 लाख का, तो बैंक आपको 50 लाख रुपया जो है वो उसके बदले में जो आपके कुछ सिक्योरिटीज़ रखने होंगे, यानी 50 लाख तक के सिक्योरिटी आपको रखना होगा। तो आप सिक्योरिटी के तौर पे एक ज़मीन रख दी आप, लैंड का जो वैल्यू है वो 50 लाख के बराबर है, 50 लाख के बराबर है, तो ये आप सिक्योरिटी के तौर पे रख दिए। लेकिन बैंक बोलेगी कि सिक्योरिटी ये 50 लाख का तो हो गया, मान लीजिए कि डिफ़ॉल्टर अगर आप हो गए तो फिर एडिशनल मेरे कुछ खर्चे भी तो हो सकते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के खर्चे भी हो सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी के खर्चे के निपटारे के लिए या फिर एडिशनल और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपया का एक चेक भी आपको पेमेंट देना होगा। 2 लाख का एक चेक आपको देना होगा, उसमें आप साइन करके दे दीजिएगा। तो ये आपको एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया। लेकिन आप लोन लिए थे 50 लाख का, लेकिन अब सिक्योरिटी कितना का रखे, 50 लाख प्लस 2 लाख का चेक दे दिया, यानी 52 लाख का। तो जब लोन लेते हैं उससे ज़्यादा का आप सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या हो गया, जो लैंड है ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, यानी ये तो आपको रखना ही है प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे। और ये आपका क्या हो गया, एडिशनल सिक्योरिटी हो गया, जो 2 लाख का आप चेक दिए। ठीक है, तो ये एडिशनल सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जब कोई कंपनी किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करती है तो उसके बदले में प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है जिसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो इसमें बोला गया है कि AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह का अर्थ क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू AS3। टोटल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है 32 स्टैंडर्ड्स है, जिसमें हम लोग को कैश फ्लो को दिया गया है 3 नंबर दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग को कैश फ्लो को डिफाइन करना है। तो चलिए समझते हैं कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Under cash flow, various activities are classified into 3 categories as per AS3। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो जो इनफ्लो और आउटफ्लो, जो आपका अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, यानी जैसे आप कुछ परचेज़ करते हैं तो आपका आउटफ्लो होगा, अगर आप कुछ सेल करते हैं तो आपको इनफ्लोज होगा। ठीक है, तो कैश फ्लो क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो का आउटफ्लो को बताता है। ठीक है ना, कैश और कैश जैसा जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अंडर कैश फ्लो वेरियस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज एज पर AS3। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो रोकड़ प्रवाह रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह को बताता है, यानी उसको बताता है कि आपके पास कितने कैश इनफ्लोज है और कितने कैश आउटफ्लोज हो चुके हैं, वो बताता है। लेखा मानक 3 यानी AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह के 3 भागों में बांटा जा सकता है, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, तो कैश फ्लो जो है इसी तरह से आप इसका डेफिनेशन दे देंगे कि AS3 के हिसाब से कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो का देख रेख किया जाता है कैश फ्लोज में। ठीक है ना, और वो देख रेख करने के 3 तरीके हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है। 38 में दिया गया है कि वित्तीय विवरण क्या है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोलते हैं, तो वो एंड प्रोडक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो क्या डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं पहले। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो एंड प्रोडक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अंतिम अंत यानी एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है ना, तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले आप क्या क्या बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट से पहले आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर आप लेजर बनाते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद जाकर आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको आप लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब आप बनाते हैं सारे चीज़। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो वित्तीय लेखांकन कार्य का अंतिम उत्पाद वित्तीय विवरण है। वित्तीय विवरण से आशय ऐसे विवरणों से है जो किसी व्यवसाय की लाभदायकता तथा वित्तीय स्थिति का पूर्ण रूप से सूचनाओं का वर्णन करता है। तो ये आपका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो पहला प्रोसेस क्या हो गया आपका, पहला प्रोसेस हो गया जर्नल, फिर हो गया लेजर, फिर हो गया ट्रायल बैलेंस, और उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, और आपका आता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपका प्रोसेस है जो आपको समझने चाहिए, और उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का, और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका भी आप शेयर होल्डर्स जो है वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है ना, जो भी बिजनेस में इन्वेस्टर्स है, वो डिसीजन ले सकते हैं कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है उस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं, वो समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और बीएमटी का भी हम लोग सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर चुके हैं जैक मॉडल से 2023-24 सेशन के, और आप प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए, जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।